वेलकम बैक टू माय चैनल आर के क्लासेज। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है इशू ऑफ शेयर्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल हर बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में प्रोप्राइटर जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करता है, वेयर एज पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स जो हैं वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए। सिमिलरली जॉइंट स्टॉक कंपनी जब अपना बिजनेस शुरू करती है तो उसको भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वो अपना कैपिटल जो है वो प्रोक्यूर करती है प्रमोटर से और आम पब्लिक से, जनरल पब्लिक से। तो जब जनरल पब्लिक को कंपनी शेयर इशू करती है तो दैट इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर्स टू मतलब कैपिटल को कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। तो कंपनी जो है वो शेयर को नॉर्मली 3 तरीके से इशू करती है। एक तो एट पार का मतलब हो गया कि जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू है या जो शेयर का फेस वैल्यू है एग्जैक्टली उतना ही पैसा कंपनी जो है वो पब्लिक से लेगी और उसके अगेंस्ट में उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। दूसरा होता है एट प्रीमियम मीन्स जितना शेयर का फेस वैल्यू है उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कंपनी लेगी पब्लिक से। और तीसरा होता है एट डिस्काउंट, यानी कि जब कंपनी शेयर को एट डिस्काउंट इशू करती है, इसका मतलब हो गया कि कंपनी जो है वो फेस वैल्यू से नीचे जो है वो शेयर को इशू कर रही है। So whatever be the mode of issue, whether it is issued at par or premium or discount, there are some entries, कुछ एंट्री होती है जिसको कि हम लोग को करना होता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि जब कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उसका एक मैक्सिमम कैपिटल जो है वो फिक्स किया जाता है, जिसको कि हम लोग ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। मान लो एक कंपनी जो है फॉर्म हुई है विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे लाइफ टाइम में कंपनी जो है वह 1 लाख इक्विटी शेयर जो है वह इशू कर सकती है। हालांकि अथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाया भी जा सकता है, उसके लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के द्वारा जो है वह फर्दर बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार जितना भी अथराइज शेयर कैपिटल होगा या जितना भी अथराइज शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे उससे ज़्यादा जो है वह कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। अब मान लीजिए एक कंपनी जो है फॉर्म हुई है विथ अथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स, उसमें से फर्स्टली कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को इशू करने का डिसीजन लिया है। इसके लिए कंपनी को क्या करना होता है कि एप्लीकेशन जो है वह इनवाइट करना होता है अमॉन्ग जनरल पब्लिक। उसमें से जो इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए, वो लोग जो है एप्लीकेशन में जितना उनको नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेज करना है उतना शेयर्स के साथ में जो पैसा कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ मांगा है वो पैसा उनको विदिन द स्टिपुलेटेड पीरियड उनको जमा करना पड़ता है। मान लेते हैं कि एक शेयर का जो है नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया है। अब ये 10 रुपया जो है वो कंपनी यूजुअली शेयर होल्डर से या शेयर एप्लीकेंट से 3 से 4 इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करती है। जो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट लिया जाता है दैट इज़ नोन एज शेयर एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट लिया जाता है दैट इज़ नोन एज शेयर अलॉटमेंट मनी, और जो बचा हुआ अमाउंट जो लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड शेयर कॉल मनी। ये कॉल का जो पैसा है कंपनी एक सिंगल कॉल में भी ले सकती है या फिर उसके लिए वो 2 कॉल भी कर सकती है या 2 से ज़्यादा कॉल भी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन मीन्स कंपनी अपना पहले से प्रायर जो है वह ये सब जो है तय कर लेगी कि एप्लीकेशन में कितना लेना है, अलॉटमेंट में कितना लेना है, फर्स्ट कॉल अगर करना है तो फर्स्ट कॉल में कितना लेना है, अगर 2 ही कॉल करना है तो फाइनल कॉल में कितना लेना है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री कंपनी के बुक्स में आती है वो है एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट का। जैसे कि मान लीजिए मान लो एक कंपनी जो है वो 1,50,000 शेयर्स इशू करना चाह रही है 10 रुपये के शेयर से और एट पार ही इशू कर रही है, और ये 10 रुपये को कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट्स में तय किया है लेने का।
तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 2 रुपया 50 पैसे का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है अलॉटमेंट का वो भी 2 रुपया 50 पैसे का है, फर्स्ट कॉल जो है वो 2 रुपया 50 पैसे का है, सेकेंड कॉल जो है वो 2 रुपया 50 पैसे का है। कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट किया, उसमें एक स्पेसिफिक डेट दिया गया कि विद इन दिस डेट इफ़ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन परचेजिंग शेयर ऑफ कंपनी दे कैन अप्लाई। जब वो डेट एक्सपायर्ड हो जाता है या जब डेट वो ख़त्म हो जाता है तब कंपनी ये देखती है कि उसको कितना शेयर का एप्लीकेशन मिला है, कितने शेयर खरीदने के लिए लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो वो 50,000 से कम भी हो सकता है, 50,000 भी एग्जैक्टली हो सकता है, या 50,000 से अधिक भी हो सकता है। अगर 50,000 से कम हुआ तो उसको हम लोग अंडर सब्सक्राइब के नाम से जानते हैं। अगर एग्जैक्टली 50,000 हुआ तो जितना कंपनी ने इच्छा किया था बेचने का एग्जैक्टली उतना ही मिला। और यदि 50,000 से ऊपर का एप्लीकेशन आया, मान लो 60,000 का आ गया या 70,000 का आ गया, इन दैट केस वी कैन से दैट देयर इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन होता है इशू ऑफ शेयर्स के लिए वो होता है फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और उसकी जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे कि ये हम लोगों यहाँ पर देख रहे हैं जर्नल एंट्री जो हम लोग का है। पहला जो एंट्री है वो है फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और हम लोग को हर ट्रांजैक्शन, हर जनरल एंट्री के बाद एक नरेशन भी देना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर जनरल एंट्री के लिए नरेशन ज़रूरी होता है, लेकिन कंपनी के केस में ये बहुत ही ज़रूरी है। तो नरेशन जैसे हो जाएगा बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, मान लो 50,000 शेयर्स इशू किया गया है तो ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2.5 ईच करके जो अमाउंट होगा दैट विल बी रिटन हियर 50,000 इंटू 2.5, 1,25,000, 1,25,000। उसके बाद जो जितना शेयर कंपनी को इशू करना है, यदि एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ़ शेयर्स का एप्लीकेशन आया है या उससे कम आया है, उस केस में मान लेते हैं पहले एग्जैक्टली उतने ही नंबर का एप्लीकेशन का पैसा आया है, उस केस में सेकंड जो सब्सिक्वेंट एंट्री होगी वो होगी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। मैंने सेकंड जो एंट्री होती है वो हम लोग एप्लीकेशन का पैसा को कैपिटलाइज करते हैं, यानी कि शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, और उसकी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दो एक डेबिट और ये क्रेडिट एक आएगा ही आएगा। यदि कभी कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन के समय ही कंपनी अगर शेयर को प्रीमियम पर इशू कर रही है तो प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के साथ ही मांग सकती है। अगर एप्लीकेशन में ही प्रीमियम का पैसा लिया गया है तो ऊपर में हम लोगों ने जो एंट्री दिया उसमें जो बैंक में जो पैसा आया है उसमें एप्लीकेशन का पैसा भी है और प्रीमियम का पैसा भी है। तो उस केस में हम लोग जब पैसा ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में तो कैपिटल वाला पार्ट जो है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, और जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के लिए पैसा लिया गया है, मान लो 1 रुपया करके सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिया गया एप्लीकेशन में, तो वो पैसा यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दें अगर होगा तो। अदरवाइज़ नॉर्मली हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें भी हम लोग को नरेशन देना होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन, मान लो हमारा 50,000 शेयर इशू करना था तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2.5 ईच इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम ₹1 पर शेयर और 2 पर शेयर ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड। ये जो है हम लोग को एडिशन करना बहुत ज़रूरी है उस जर्नल एंट्री में जिसमें शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है। ठीक है। अब पहला यानी कि पहला एंट्री हो गया, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया गया और उसको फिर हम लोगों ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। इसके बाद क्या करना है, यदि ये तीसरी नंबर एंट्री और चौथी जो एंट्री है वो हम लोग की ऑप्शनल एंट्री है। तीसरी एंट्री जो है वो है तुम्हारा फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इफ़ एनी, यानी कि जैसे हमने बताया कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स ही शेयर इशू करना था और कंपनी के पास एप्लीकेशन आया है 60,000 शेयर्स का। तो कंपनी ने क्या किया कि पहले एंट्री में तो बैंक में हम लोगों ने 60,000 शेयर का एप्लीकेशन का पैसा जो है वो रिसीव किया, बैंक टू एप्लीकेशन किया, उसमें से 50,000 शेयर ही हम लोग को चूँकि इशू करना था इसलिए 50,000 का पैसा जो है हम लोगों ने शेयर एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, से प्रीमियम नहीं था। इसके बाद जो 10,000 का एक्स्ट्रा पैसा आया है वो कंपनी उसको दो तरीके से डील कर सकती है। या तो कंपनी
उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, और जब रिजेक्ट कर देगी तब उस केस में उनका पैसा उनको वापस करना होगा। यदि ऐसा होता है तब क्या करना होगा? यदि ऐसा होता है तो हम लोग को जो एक्स्ट्रा पैसा आया है 10,000 शेयर का, वो हम लोग रिफ़ंड करेंगे। तो रिफ़ंड जब करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसमें भी नरेशन हम लोग दे देंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन डैश शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी डैश इज रिफंडेड। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि कंपनी जब, यदि मान लो ये डिसाइड किया गया कि वो पैसा जो है वो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट होगा। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या हो गया कि जब कंपनी इशू करना चाहती है 50,000 और उसके पास एप्लीकेशन आया है 60,000 शेयर्स के लिए, तो कंपनी जो है वह प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करती है। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जिन लोगों ने, यदि कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा, इन दैट केस क्या करना होगा कि हम लोगों को जो एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी आया है, जैसे हमारे एग्जांपल में 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया गया, इनवाइट किया गया था, लेकिन 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, तो इस केस में कंपनी जो है वो प्रोराटा अलॉटमेंट करने का डिसीजन ले रही है। यानी कि कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है उसको रिफ़ंड नहीं करेगी, बल्कि उसको अलॉटमेंट के साथ में एडजस्ट करेगी। यदि ऐसा कंडीशन होता है तो इन दैट केस हम लोग की जो जर्नल एंट्री होगी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो 10,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आया था, दैट विल बी ट्रांसफ़र फ्रॉम एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 4, ये दोनों जो है वो ऑप्शनल एंट्रीज है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को कर लेना होगा। और यहाँ भी हम लोग नरेशन दे देंगे कि बिंग एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स, अगर मेरे एग्जांपल के हिसाब से 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज दिस ट्रांसफ़र टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो एप्लीकेशन का यूजुअली 2 एंट्री होती है। पहले एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करेगी, उसके बाद एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटलाइज किया जाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब यदि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है तो उसको कंपनी 2 तरीके से डील कर सकती है। या तो उन जो एक्सेस जिनका एप्लीकेशन आया उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, और इन दैट केस कंपनी हैज़ टू रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तब उस केस में हम लोग को ये 3 नंबर एंट्री देनी होगी। और यदि कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे, उस केस में ये 4 नंबर जो एंट्री हमारी है, यानी एक्सेस एप्लीकेशन का जो पैसा होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड द एंट्री विल बी दिस। इसके बाद अलॉटमेंट का जो पैसा नहीं, एप्लीकेशन का स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तब कंपनी क्या करेगी कि अलॉटमेंट जो है वो डिमांड करेगी, अलॉटमेंट ड्यू करेगी। जो है जिन को शेयर दिया गया है उनके पास एक इन्फॉर्मेशन भेजा जाए कि आपको ये इतने नंबर ऑफ़ शेयर जो है अलॉट कर दिया गया है, और बाई दिस डेट यू हैव टू पे योर अलॉटमेंट मनी। तो दैट इज़ कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट इफ़ एनी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इफ एनी। ये जो अलॉटमेंट को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को डेबिट करना है कि नहीं करना, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यानी कि अगर कंपनी ने शेयर को एट पार इशू किया है, उस केस में नॉर्मल जो एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट ड्यू करने की, वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर कंपनी ने शेयर को एट डिस्काउंट इशू किया है, उस केस में अगर नॉर्मली डिस्काउंट को हम लोग अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करते हैं, तो यदि शेयर जो ओरिजिनली डिस्काउंट पर इशू किया गया है, उस केस में अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल मान लो 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने 9 रुपया में इशू किया है और अलॉटमेंट में 4 रुपया मांगा गया है। तो अलॉटमेंट में हम लोग 4 रुपया यहाँ डेबिट करेंगे, 1 रुपया जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और इन टोटल शेयर कैपिटल अकाउंट में 5 रुपया क्रेडिट हो जाएगा। तो 4 रुपया जो था अलॉटमेंट का एक्चुअल अमाउंट जो तो था जो कि रिसीव करना था, 1 रुपया जो है वो डिस्काउंट का हो गया, और टोटल मिला के 5 रुपया कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
अगर शेयर को कंपनी एट प्रीमियम इशू कर रही है, मान लो 2 रुपया प्रीमियम इशू कर रही है और ये प्रीमियम का पैसा जो है वो अलॉटमेंट के समय ही कंपनी ने मांगा है, इन दैट केस द एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, नरेशन में हम लोग को ये दे देना पड़ेगा, बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन दिस नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज दिस इंक्लूडिंग प्रीमियम और डिस्काउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो होगी कि अलॉटमेंट का जो पैसा है वो कंपनी रिसीव करेगी, यानी कि जो अलॉटमेंट का स्पेसिफिक एक डेट दिया रहेगा और जब वो डेट एक्सपायर होगा तब कंपनी जो है वो ये देखेगी कि कितने एप्लीकेंट्स ने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, किसी का कुछ एरियर्स रह गया है या किसी ने एडवांस दे दिया है। ये सारा जो है वो हम लोग जब कैलकुलेट कर लेंगे, इन दैट केस वी हैव टू गिव दिस एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट जो हम लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे वो, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट का जितने शेयर होल्डरों का पैसा नहीं मिल पाया है दैट विल बी डेबिटेड टू शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। फॉर एग्जांपल मान लो 50,000 शेयर इशू किया गया था और अलॉटमेंट के समय में कंपनी ने 49,000 शेयर होल्डरों से ही अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया। इन दैट केस 1,000 रुपीज़ जो नहीं मिला है अलॉटमेंट का वो हम लोग यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट करेंगे, यानी कि 49,000 इंटू मान लो 3 रुपया करके अलॉटमेंट है तो 49,000 इंटू 3 करके यहाँ आ जाएगा। फिर कॉल्स इन एरियर्स 1000 यदि किसी ने कॉल्स का जो पैसा है, मान लो अलॉटमेंट का समय ही कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने अपना फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का जो पैसा है या कॉल का जो पैसा है वो एडवांस में दे दिया है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग को अलॉटमेंट के समय में 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को भी क्रेडिट करना होगा। यानी ये जो है ये इफ़ वाला जो है वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। बाकी जो अगर कोई एरियर्स नहीं है, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है, इन दैट केस द जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट को हम लोगों ने ड्यू किया पहले, उसके बाद रिसीव कर लिया तो हमारा अलॉटमेंट का स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कॉल को ड्यू करने का। तो जब कॉल ड्यू करेंगे तब हम लोग ये मान के चलते हैं, मान लो एक ही कॉल है अगर, तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बिंग शेयर कॉल मनी ऑन ड्यू ऑन डैश दिस शेयर्स at the rate of dash each as per board's resolution number so and so dated so and so transfer to share capital account। इसके बाद कॉल का पैसा जो है रिसीव करना होगा। जब कॉल का पैसा हम लोग रिसीव करेंगे तब हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। यानी कि बैंक अकाउंट मान लो तो फॉर एग्जांपल 50,000 का जो है कॉल मांगा गया था, उसमें से एक्चुअली 48,000 रुपीज़ का जो है हम लोग को कॉल्स का पैसा मिला। 1,000 रुपया का जो हम लोग का था वो एरियर्स रह गया और 1,000 रुपया जो था वो किसी ने अलॉटमेंट के समय ही अपना कॉल का पैसा दे दिया था। अगर इस सिचुएशन में हम लोग को जनरल एंट्री देनी है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 के हिसाब 48,000 शेयर्स का मान लो 3 रुपया करके है तो 48,000 इंटू 3, कॉल्स इन एरियर में आ जाएगा 1,000 इंटू 3 और कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा 1,000 इंटू 3। अगर कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, कॉल्स इन एडवांस नहीं है तो नॉर्मल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग नरेशन दे देंगे बिंग शेयर कॉल मनी रिसीव्ड कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी वो होगी फॉर फ्यूचर की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फॉर फ्यूचर का मतलब हो गया कि सपोज करो एक एप्लीकेंट था मिस्टर एक्स जिसने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था, बट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ही कुड नॉट पे हिज अलॉटमेंट मनी एज वेल एज हिज कॉल्स मनी। इन दैट केस क्या होगा कि भाई कंपनी क्या करेगी कि उसको प्रॉपर नोटिस देगी। यदि नोटिस को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर देगी। अगर ऐसा सिचुएशन अराइज होता है कि कुछ एप्लीकेंट्स का हम लोग को शेयर फॉरफिट करना है और हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दैट केस द जनरल एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ कॉल्ड अप वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। यदि प्रीमियम रिसीव नहीं किया गया है तो
टू कॉल्स इन एरियर्स, जो अमाउंट हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, यदि ओरिजिनली डिस्काउंट शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो 10 रुपये का शेयर था, एप्लीकेशन में कंपनी ने 3 रुपया लिया था, अलॉटमेंट में कंपनी ने 2 रुपया मांगा था, और फर्स्ट कॉल में 3 रुपया था, फाइनल कॉल में 2 रुपया था। तो इस तरीके से 3-2 करके कंपनी ने मांगा था। एक एप्लीकेंट जो था वो 100 शेयर का जो एप्लीकेशन का पैसा उसने दिया था, लेकिन अलॉटमेंट और दोनों कॉल्स वो फेल कर गया था। उसके शेयर्स को कंपनी ने डिसाइड किया है कि फॉरफिट किया जाएगा। तो उस केस में हम लोग की जो एंट्री होगी वो होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ नंबर ऑफ शेयर्स एंड कॉल्ड अप वैल्यू। जैसे कि हमारे एग्जांपल के हिसाब से फाइनल कॉल के बाद हम लोग शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं। इन दैट केस द अमाउंट विल बी शेयर 100 इंटू 10 1000। अगर मान लो प्रीमियम पर शेयर इशू नहीं किया गया था तो प्रीमियम अकाउंट को हम लोग को डेबिट नहीं करना है। तो अब एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यानी कि कॉल सिनेरियर में हम लोग क्या लिखेंगे, वो अमाउंट जो उस अप्लीकेंट्स ने नहीं दिया। जैसे मेरे एग्जांपल के हिसाब से उसने अपना अलॉटमेंट का 2 रुपया, फर्स्ट कॉल का 3 रुपया और फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दिया, यानी अल्टीमेटली टोटल वो 7 रुपया करके पर शेयर नहीं दिया है, और उसका नंबर ऑफ शेयर्स था 100। तो 100 इंटू 7 करके यहाँ पर 700 आ जाएगा। और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम लोग उस अमाउंट को लिखते हैं जो अप्लीकेंट ने दे दिया है। जैसे मेरे एग्जांपल में अप्लीकेंट ने 100 शेयर के लिए अप्लीकेशन किया था और उसने अप्लीकेशन का पैसा दिया था, उसके बाद उसने कोई भी स्टेप का पेमेंट नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 रुपया जो एप्लीकेशन का था वही दे पाया है, उसके अलावा उसने और कुछ नहीं दिया है। तो जो पैसा हम लोगों को एप्लीकेंट से मिल चुका है दैट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इस शेयर्स को फॉरफिट करना पड़ा क्योंकि ही वॉज ए डिफ़ॉल्टर, और जब डिफ़ॉल्टर है तो वो कभी भी कंपनी से इस पैसे का रिफ़ंड का क्लेम नहीं कर सकता है। अगर मान लो अगर प्रीमियम पर शेयर इशू किया गया था और प्रीमियम जो था वो 1 रुपया करके था और वो अलॉटमेंट के साथ जो है वो मांगा गया था, इन दैट केस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी हम लोग को डेबिट करना होगा। ये डेबिट हम लोग करेंगे, ये कंडीशन है कि यदि प्रीमियम पर शेयर इशू किया गया है और प्रीमियम वाला स्टेप यदि एप्लीकेंट फेल करता है, इन दैट केस वी हैव टू डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। और अगर ओरिजिनली शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हुआ था, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को भी क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग की जो फॉर फ्यूचर की एंट्री हो गई वो ये हो गई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो हमको हमेशा ही करना है विथ कॉल्ड अप वैल्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। यदि प्रीमियम पर नहीं इशू किया गया शेयर तो ये नहीं आएगा। अगर प्रीमियम पर इशू किया गया है और जिस एप्लीकेंट का हम लोग शेयर फॉरफिट कर रहे हैं यदि वो प्रीमियम वाला स्टेप का पेमेंट कर दिया है तब भी नहीं आएगा। लेकिन यदि किसी एप्लीकेंट ने उस स्टेप के पैसे को नहीं दिया है जिस स्टेप में कंपनी ने प्रीमियम मांगा था, उस केस में हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद कॉल सिनेरियस में हम लोग क्या लिखेंगे, कॉल सिनेरियस में हम लोग उस अमाउंट को लिखेंगे जो उस एप्लीकेंट ने नहीं दिया है। फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट नहीं दिया है पर शेयर, उसका जोड़ लेंगे। फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, सेकंड कॉल नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट से लेकर फर्स्ट फाइनल कॉल तक का जो भी अमाउंट होगा दैट अमाउंट इनटू हिज नंबर ऑफ शेयर्स करके ये कॉल सिनेरियर में क्रेडिट करेंगे। और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट होगा वो अमाउंट जो उसने दे दिया है। डिस्काउंट डिपेंड करता है, यदि ओरिजिनली डिस्काउंट पर आया था तो डिस्काउंट को क्रेडिट करना, अदरवाइज इग्नोर करना है। नरेशन आ जाएगा बिंग डैश सेल्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ वेरियस कॉल्स एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो। अब जो शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं या जो शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर देती है उसको कंपनी फिर से री इशू भी कर सकती है। यदि हमारे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि फॉरफिटेड शेयर्स को हम लोगों ने फिर से री इशू किया है, इन दैट केस हम लोगों को एक री इशू की भी एंट्री देनी होगी। फॉर एग्जांपल मान लो 10 रुपये का जो शेयर्स था उसको कंपनी जो है वह 9 रुपया में री इशू कर रही है, तो उस केस में हम लोग की जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट जितना अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे। मान लो 100 शेयर री इशू किया जा रहा है 9 रुपीज़ के हिसाब से, तो 100 इंटू 9 ये यहाँ पर आ जाएगा बैंक में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या जाएगा, री इशू करते समय जो हम लोगों ने डिस्काउंट दिया है, जैसे मेरे एग्जांपल में हम लोगों ने कितने का डिस्काउंट दिया है, 1 रुपया का डिस्काउंट दिया है, तो वो 1 रुपया जो है वो तुम्हारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा।
और ये दोनों अमाउंट मिला के हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये तो सिचुएशन हुआ तब जब हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइशू कर, फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइशू कर रहे हैं। हालांकि मैक्सिमम केस में फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पर ही रीइशू होते हैं, बट अगर हम लोगों को ऐसा सिचुएशन मिलता है कि जो फॉरफिटेड शेयर्स थे उनको कंपनी ने 1 रुपया या 2 रुपया प्रीमियम पर रीइशू किया है, उस केस में हमारी जर्नल एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उस समय हमारी एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यानी कि मान लो 10 रुपया का शेयर है, उसको 11 रुपया में रीइशू किया जा रहा है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना होगा, बैंक अकाउंट को 11 रुपया से डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10 रुपया से, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम लोग 1 रुपया से, और नरेशन आ जाएगा बिंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू। और तीसरी जो एंट्री हमारी है वो होगी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स। जैसे कि हम लोगों ने ये देखा कि तीसरी जो हमारी नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, जैसे जो शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर देते हैं और उसके बाद उसको रीइशू करते हैं, तो हम लोगों को रीइशू करते समय प्रॉफिट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जिस शेयर होल्डर का हम लोगों ने शेयर फॉरफिट किया था, उस शेयर होल्डर ने 10 रुपये का शेयर था, वो एप्लीकेशन का पैसा सिर्फ दिया था 3 रुपया करके, और अब उसी के शेयर्स को जब हम कंपनी ने रीइशू किया है तो उसको 1 रुपया डिस्काउंट में रीइशू कर रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो कंपनी ने 3 रुपया रिसीव किया था शेयर एप्लीकेंट से एप्लीकेशन का, वो पैसा उस कंपनी ने उसको रिफ़ंड नहीं करना है, और उसी के शेयर्स को बेचते समय हम लोगों को 1 रुपया का डिस्काउंट भी लगा है। इट इम्प्लाइज दैट देयर इज़ अ नेट गेन ऑफ ₹2 पर शेयर। तो हम लोग उसको वर्कआउट कर लेंगे, वर्कआउट करके जो अमाउंट निकलेगा उसको हम लोग शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बिंग प्रॉफिट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। उसके बाद 12 नंबर जो है वो है तुम्हारा, ये यहाँ तक तो हो गया हम लोग का, ये कंपलसरी एंट्री हो गया। यानी कि जब फॉरफिचर होगा और रीइशू होगा उस समय हम लोग को ये 3 एंट्री देनी पड़ेगी। ये फॉरफिट करने वाली एंट्री, उसके बाद फिर रीइशू करने वाली एंट्री, और उसके बाद फिर जो प्रॉफिट होगा कैंसिलेशन रीइशू के ऊपर उसकी एंट्री। अब यदि हम लोगों ने कॉल सिनेरियर्स का पैसा, अगर कोई एप्लीकेंट कॉल सिनेरियर का पैसा हम लोग को एडवांस ये पेमेंट कर देता है, उस केस में हम लोग को एक एंट्री जो है वो देनी पड़ेगी। वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। यानी कि जैसे जो भी कॉल्स इन एरियर था, मान लो 2 महीने के बाद वो एप्लीकेंट जो है अपना या फर्स्ट कॉल का पैसा जो था वो सेकंड कॉल के समय में दे दिया या फाइनल कॉल के समय में दे दिया, तो फर्स्ट कॉल से का जो एक्चुअल ड्यू डेट था उस दिन से लेकर के जिस दिन वो पेमेंट कर रहा है उस पीरियड का हम लोग जो है उसका कॉल इन एरियर्स के ऊपर में इंटरेस्ट वर्कआउट करेंगे, और वो इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करेगा अलॉन्ग विथ कॉल्स इन एरियर्स। तो टोटल अमाउंट मान लो कॉल्स इन एरियर था 10,000 रुपये का और इंटरेस्ट हुआ 500 रुपया, तो वो टोटल 10,500 रुपया देगा। तो 10,500 रुपया हम लोग यहाँ डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करेंगे 500 रुपये से, और कॉल्स इन एरियर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपये से। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एंट्री आएगी वो होगी, यदि कंपनी ने किसी से कॉल्स इन एडवांस रिसीव करके रखा हुआ है, इन दैट केस कंपनी को एज पर कंपनी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यदि कंपनी ने कॉल्स इन एडवांस लेकर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो यदि ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी एप्लीकेंट ने अलॉटमेंट के समय ही फर्स्ट कॉल का पैसा और सेकंड कॉल का पैसा जो है वो दे दिया था, उस केस में कंपनी को फर्स्ट अलॉटमेंट जिस दिन वो पैसा दिया है फर्स्ट कॉल का, उस दिन से लेकर के फर्स्ट कॉल के डेट तक का इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा उसको। सिमिलरली अलॉटमेंट के जिस दिन उसने फाइनल कॉल का पैसा दिया उस दिन से लेकर के और जिस दिन वो दे रहा है पैसा उस दिन तक का जो इंटरेस्ट है वो वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर अलॉटमेंट का डेट था 1 मई और फर्स्ट कॉल का डेट था 1 जुलाई, फाइनल कॉल का डेट था 1 सितंबर,
तो उसने 1 मई को ही फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया और फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। इसका मतलब कि जो पैसा उसको एक्चुअली देना था 1 जुलाई को, वो उसने 1 मई को ही दे दिया। तो मई और जून उसने 2 महीना पहले ही कंपनी को ये पैसा दे दिया है। तो कंपनी क्या करना होगा कि उस एडवांस के ऊपर में एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 6% पर एनम के हिसाब से, अनटिल अनलेस कोई नया रेट दिया, अदर रेट दिया हुआ है, नहीं तो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन के हिसाब से एट द रेट ऑफ 6% पर एनम 2 महीने का इंटरेस्ट उसको मिलेगा फर्स्ट कॉल के पैसे के ऊपर में। और सेकेंड कॉल जो है का डेट जो है 1 सितंबर है, जबकि उसने पेमेंट तो 1 मई को ही कर दिया था। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने का उसको सेकेंड कॉल के अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग वर्किंग कर लेंगे, पहले कॉल्स इन एडवांस के ऊपर कितना का इंटरेस्ट आ रहा है, और उस इंटरेस्ट को हम लोग इस एंट्री के द्वारा पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कॉल्स इन एरियर के ऊपर में इंटरेस्ट जो है वो 5% कंपनी लेती है और कॉल्स इन एडवांस पर 6% देती है। यदि क्वेश्चन में कोई अलग स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है तो हम लोग को उसी रेट से वर्कआउट करना होगा। अदरवाइज कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर में 5% और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर में 6% एट द रेट ऑफ 5% और एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ये देना होगा। ठीक है। कुछ वर्किंग्स हम लोग को जो है वो समझ लेना पड़ेगा। ये वर्किंग काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर टुवर्ड्स अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोराटाइज। मान लो बहुत सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया। एप्लीकेशन पर कंपनी ने 2 रुपया करके मांगा है और अलॉटमेंट में 3 रुपया करके मांगा है। एप्लीकेशन आया है टोटल हम लोगों को 12,000 शेयर्स का, और कंपनी ने ये तय किया है कि किसी के भी शेयर्स के पैसे को जो है वह रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, प्रोराटा अलॉटमेंट किया जाएगा। यानी कि 12,000 लोगों के बीच में जो 10,000 शेयर्स इशू करने के लिए डिसीजन लिया गया था वो शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो यदि हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो 12:10 का रेशियो हो रहा है। अगर फर्दर इसको रिड्यूस करेंगे तो अपने 6:5 का पाएंगे। ये जो 6:5 है इसका एक इम्प्लीकेशन है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका क्या मतलब है कि जिन लोगों ने 6 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था ऑन प्रोराटा बेसिस उन लोगों को 5 शेयर्स ही इशू किया गया है। ठीक है। तो इसका मतलब कि एक एप्लीकेंट ने यदि कंपनी को 6 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था तो 6 शेयर का पैसा दिया होगा 2 रुपये करके 12 रुपया, लेकिन ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट ही इज अलॉटेड ओनली 5 शेयर्स। तो इसका मतलब कि उसका एक शेयर का जो एप्लीकेशन का पैसा है दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू फॉर अलॉटमेंट। तो हम लोग जब प्रोराटा बेसिस का शेयर आएगा या जो प्रोराटा का क्वेश्चन जब आएगा हम लोगों को, तो हम लोग को क्या करना होगा कि एक वर्किंग कर लेंगे हम लोग कि कैटेगरी वाइज करेंगे। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि मान लो 10,000 शेयर हम लोग को कंपनी को इशू करना था, लेकिन एप्लीकेशन आया है टोटल 18,000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी उसको इस तरीके से डील कर सकती है कि फर्स्ट कैटेगरी में 18,000 में से उसने 10,000 एप्लीकेंट को रखा और उन लोगों को 6,000 शेयर जो है वो इशू किया। दूसरे कैटेगरी में 6,000 एप्लीकेंट को रखा, उनको 4,000 शेयर इशू किया, और तीसरे कैटेगरी में 2,000 एप्लीकेंट को रखा जिनको कोई भी शेयर इशू नहीं किया। यानी फर्स्ट कैटेगरी में 10,000 शेयर एप्लीकेंट्स को रखा गया, उनको 6,000 शेयर दिया गया। दूसरी कैटेगरी में 4,000 जो है वह शेयर 6,000 एप्लीकेंट को रखा गया, उनको 4,000 शेयर दिया गया। और तीसरे कैटेगरी में 2,000 शेयर एप्लीकेंट को रखा गया और उनको कोई भी शेयर नहीं दिया गया। इस तरीके से टोटल 18,000 जो कैटेगरी ए में 10,000, कैटेगरी बी में 6,000 और सी में 2,000, तो 10 6 16 और 2 18,000 हो गया। और उसके बाद कैटेगरी जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया गया है वो है
फर्स्ट कैटेगरी वाले को 6,000, सेकंड कैटेगरी वाले को 4,000। तो इस तरीके से 10,000 शेयर इशू हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि कैटेगरी वाइज जो है वो एडजस्टमेंट करेंगे। तो फॉर्मूला ये हो गया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कैटेगरी वाइज। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि 10,000 वाले एक कैटेगरी में 10,000 एप्लीकेंट्स को रखा गया और उनको 6,000 शेयर इशू किया जा रहा है। तो 10,000 वालों ने टोटल 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपया दिया होगा, जबकि उनको शेयर इशू किया गया सिर्फ 6,000। इसका मतलब कि उनका 6,000 इंटू 2 12,000 रुपया ही यूज हुआ है। उनका जो 4,000 शेयर का जो पैसा है वो अभी भी कंपनी के पास पड़ा हुआ है। वही पैसा जो है वो उनका जो अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा उसके साथ एडजस्ट होगा। तो जैसे हमारे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 4,000 इंटू 2 8,000 और उसको डिवाइड कर देंगे 6,000 से। तो 8,000 डिवाइड बाई 6 का मतलब हो गया 4/3। 4/3 का मतलब हो गया 1.33। यानी कि इसका मतलब हो गया कि इस कैटेगरी वालों ने एप्लीकेशन के समय ही अलॉटमेंट के लिए 1.33 रुपीज़ 1.33 एडवांस में दे दिया है। इसका मतलब कि जब इनसे अलॉटमेंट मांगा जाएगा तो ये लोग अलॉटमेंट के समय में, मान लो अलॉटमेंट 4 रुपया करके है, तो दे आर नॉट गोइंग टू पे ₹4, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी 1.33 करके पेमेंट कर दिया है। तो वो लोग जो है वो उस कैटेगरी वाले लोग 4 रुपया माइनस 1 रुपया 33 पैसा यानी 2.67 के हिसाब से ही वो अपना पेमेंट करेंगे अलॉटमेंट का। और यदि उनका एरियर्स भी होता है तो उस तरीके से ही होगा। जैसे ये एग्जांपल हमने एक दिया है यहाँ पर, शेयर्स टू बी इशू 10,000, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 15,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी पेएबल एट द रेट ऑफ ₹4 and it is decided to adjust excess application money on 5,000 shares with allotment money, then adjustment per share against allotment will be calculated as follows। जैसे शेयर इशू करना है 10,000, एप्लीकेशन मिला है हम लोग को 15,000 का। हम लोग एप्लीकेशन हम लोग मांगा था 4 रुपया करके, और कंपनी ने यह तय किया है कि जो 5,000 का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा आया है ये इनको रिफंड नहीं करेंगे बल्कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे, और ये पैसा उनका जो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है उसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो वर्किंग होगा, एडजस्टमेंट पर शेयर अगेंस्ट अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। जैसे कि यहाँ पर एक्सेस कितना आया, 15,000 का एप्लीकेशन था, 15,000 का एप्लीकेशन का पैसा मिला था, लेकिन इशू करना था 10,000 शेयर्स। तो 15,000 माइनस 10,000 इंटू करके आया 4 डिवाइड बाई 10,000, 20,000 डिवाइड बाई 10,000 करके ये 2 रुपया पर शेयर हो गया। इसका मतलब हो गया कि प्रत्येक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के समय ही 2 रुपया करके अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। अब यदि कंपनी मान के चलते हैं कि यदि 5 रुपया कंपनी ने अलॉटमेंट में मांगा है, तो प्रत्येक शेयर होल्डर जो है वो 5 रुपया माइनस 2 रुपया, जो कि यहाँ पर एडजस्ट हो गया है, एडजस्टमेंट पर शेयर जो है वर्कआउट होगा इस तरीके से, 15,000 माइनस 10,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10,000, तो ये आया 2 रुपया पर शेयर। अब हम लोग का इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक शेयर होल्डर ने 2 रुपया करके अलॉटमेंट का पैसा जो है एप्लीकेशन के समय ही दे दिया है। इसका मतलब ये होगा कि यदि अलॉटमेंट का पैसा उनका 5 रुपया करके ड्यू हो रहा है, तो अब उन लोगों को 5 रुपया देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग 3 रुपया करके ही पेमेंट करेंगे, 5 माइनस 2 3 रुपया। और यदि उनका एरियर्स भी होगा तो एरियर भी जो है 3 रुपये के रेट से ही निकाला जाएगा। तो इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया है कि एक शेयर जब इशू किया जाता है तो किस तरीके से जर्नल एंट्री हम लोग को पास करना होता है और किस तरीके से एडजस्टमेंट पर शेयर का वर्किंग होता है। तो होप ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको, और आप अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर में आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमको कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उस पर स्पेशली वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। थैंक यू।